नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और इंडिया वॉच के खास कार्यक्रम हेल्थ वॉच में आप सभी का स्वागत है। हमेशा हम जानते हैं कि अगर हमारे मस्तिष्क को बेहतर रखना है तभी हमारा जीवन बेहतर रह सकता है, तभी हमारा स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। लेकिन आज के वक्त में भाग दौड़ भरे जीवन में तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को पूरी तरीके से ब्रेक लगाती हुई नजर आ रही हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर अंदर हमें कुछ इस कदर परेशान करती हैं जो आम तौर पर लोग डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। किसी भी बीमारी का डायग्नोस बहुत जरूरी होता है, लेकिन इस वक्त डायग्नोस बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ चुनौती भी बन चुकी है और उन्हीं बीमारियों में से एक का नाम है क्रोनिक डिजीज। क्रोनिक डिजीज तमाम प्रकार के होते हैं, लेकिन जब वो किसी इंसान के शरीर में जाता है तो वो कुछ इस तरीके से धीरे धीरे इंसान के जीवन को घर कर देता है जो कहीं ना कहीं मुसीबत बन जाता है। और क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और हेल्थ वॉच के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ आज जो डॉक्टर जुड़ चुके हैं, आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर डीपी सिंह, सीनियर फिजिशियन कंसल्टेंट। डॉक्टर डीपी सिंह एक जाने माने डॉक्टर हैं जो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में लोगों को इलाज देते हैं, लोगों की तमाम उन बीमारियों को छट से दूर करते हैं जो वाकई बहुत बड़ी बीमारियां होती हैं। फिलहाल डॉक्टर डीपी सिंह हर शनिवार को राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में भी बैठते हैं और आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं क्रोनिक डिजीज पर चर्चा के लिए। पहले तो डॉक्टर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉच में। जी नमस्ते सर, एक जो आज के समय में सबसे चुनौती वाली बीमारी बन चुकी है क्रोनिक डिजीज, क्या है ये डिजीज? देखिए मैडम, आज के तारीख में जो भी डिजीज़ लंबे समय तक, लॉन्ग स्टैंडिंग तक कोई भी डिजीज हो, कोई भी रिस्क फैक्टर हो, या आर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो, या बॉडी के किसी भी सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो, या टिश्यू का इन्वॉल्वमेंट हो, या मेंटल लेवल पे इन्वॉल्वमेंट है, लंबे समय तक 6 मंथ से ऊपर का लंबे समय तक रह जाए तो उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्रोनिक डिजीज है। इटियोलॉजी मतलब उसका रीजन कुछ भी हो, लेकिन डिजीज़ का प्रोसेस, सिम्टम और साइन सिम्टम जो भी दिखाई दे रहा है वो लंबे समय तक दिखाई दे रहा है, या उसका जांच, इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग में कुछ ऐसे आर्गन लेवल पे डिफेक्ट दिखाई देता है, फंक्शनल डिफेक्ट दिखाई देता है, या स्ट्रक्चरल डिफेक्ट दिखाई देता है जो लंबे समय की हिस्ट्री को, एग्जामिनेशन और हिस्ट्री को बचाता है। तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन के क्रोनिक डिजीजेज है। और कभी कभी क्या होता है मैडम कि क्रोनिक डिजीज़ जब भी होती है उस समय कभी कभी एपिसोडिक प्रेसिपिटेशंस फैक्टर्स आते रहते हैं एपिसोडिक के रूप में, वो एक्यूट मैनिफेस्टेशन होता है। लेकिन एक्यूट मैनिफेस्टेशन बार बार आता रहता है, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशन में एक क्लिनिकल, सब क्लिनिकल या क्लिनिकल लेवल पे या सब क्लिनिकल लेवल पे एक मैनिफेस्टेशन कंटिन्यूअस दिखता रहता है और वो बॉडी में परसिस्टेंट प्रॉब्लम दिखता रहता है, उसको हम कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। लेकिन वो किसी भी इटियोलॉजी से हो सकता है, किसी भी आर्गन में हो सकता है। एज एग्जाम्पल के जो ब्रेन के लेवल पे भी हो सकता है, हार्ट के लेवल पे भी हो सकता है, फेफड़े के लेवल पे भी हो सकता है, किडनी के लेवल पे भी हो सकता है, जीआई लेवल पर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई लेवल पे भी हो सकता है, बॉडी के किसी भी टिश्यू लेवल पर, लीवर के लेवल पे भी हो सकता है। मतलब हर बॉडी के आर्गन लेवल पे ये प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। यदि कम्बिनेशंस में लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब टाइम स्केलिंग के आधार पर देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं ये क्रोनिक डिजीज है, यदि उसके फीचर्स, क्लिनिकल लक्षण सब दिखते हैं तो। डॉक्टर, कैसे हम इसको डायग्नोस करेंगे कि ये साधारण बीमारी से अलग है, क्रोनिक डिजीज है, कैसे ये पता चलता है? देखो मैडम, यदि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग करते हो, प्रॉपर एग्जामिनेशंस करते हैं, पेशेंट्स को प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जामिनेशन के साथ सबसे ज़रूरी होता है कि प्रॉपर क्लिनिकल असेसमेंट करना। यदि क्लिनिकली प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, आर्गन का इन्वॉल्वमेंट का प्रॉपर असेसमेंट करते हो, तो आपको प्रॉपर डायग्नोज करने और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इनके साथ ये आजकल सॉफ्टवेयर
जो एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, यदि प्रॉपर तरीके के ई क्लिनिकल टूल्स के, इन क्लिनिकल डायग्नोस्टिकल टूल्स का भी इन्वॉल्वमेंट आप अच्छा करते हो, तो प्रॉपर तरीके से एक अप्रोचेबल डायग्नोसिस बन जाती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट से, प्लस हिस्ट्री एग्जामिनेशन से इनकी डायग्नोज बन जाता है कि ये क्रोनिक डिजीज़ के किस स्टेज पे कहाँ पड़ा हुआ, कैसे इसको डायग्नोज। और डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने डायग्नोज कर लिया कि इसका रिस्क फैक्टर क्या क्या है, इसके प्रेसिपिटेटिव फैक्टर्स क्या क्या हैं, प्लस इसके एटियोलॉजी क्या है, मतलब इसके रीजन क्या है, ये कहाँ से हो रहा है, और माइक्रो लेवल पे आप डायग्नोस कर लेंगे, मैक्रो लेवल पर डायग्नोस करके, मैक्रो लेवल पर डायग्नोस करके, और साथ में ये समझ गए कि आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक लेवल आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डीएनए लेवल पे चेंजेस क्या दिखाई दे रहे हैं, मतलब आरटीपीसीआर या पीसीआर लेवल पे क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, आप उस तक लेवल पर डायग्नोज कर के ले, तो आप बेस्ट अप्रोच, बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अभी आपने डायग्नोस की बात की, तो कौन कौन से लक्षण होते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जो ये बताते हैं कि हाँ, ये साधारण बीमारी आपके अंदर नहीं है, ये आपके अंदर अब क्रोनिक डिजीज बन चुकी है, कैसे इसको पता करें? देखो मैडम, बहुत सारे किसी भी आर्गन्स में क्रोनिक डिजीज, किसी आर्गन, जैसे हार्ट ले लो, यदि क्रोनिक हार्ट प्रॉब्लम्स है, क्रोनिक हार्ट कार्डियोमायोपैथी टाइप के क्रोनिक हार्ट डिजीज है, लीवर के प्रॉब्लम है, क्रोनिक लीवर फेल्योर की प्रॉब्लम है, या क्रोनिक प्रॉब्लम्स है, या किडनी के ले ली, किडनी का क्रोनिक किडनी की प्रॉब्लम्स है, या फेफड़े के क्रोनिक डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीजेज है, मतलब इस तरह के ब्रेन के कोई क्रोनिक डिजीजेज है, यदि इन सारे क्रोनिक डिजीजेज को लिया जाए और उसको प्रॉपर असेसमेंट किया जाए, उसमें माइक्रो लेवल पे या डीएनए लेवल पे या रेडियोलॉजी लेवल पे या क्लिनिकल लेवल पे या डायग्नोस्टिक क्लिनिकल लक्षण लेवल पे या इन्वेस्टिगेशन लेवल पे आपको दिखता है कि ये प्रॉब्लम किसी आर्गन के पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट में, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसको यदि आप इग्नोर करते हो तो आगे चल के वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा और वो लॉन्च कर जाएगा क्रोनिक डिजीज में। जिस दिन क्रोनिक डिजीज में लॉन्च हुआ, किसी आर्गन का इन्वॉल्वमेंट हो, तो क्योर करना, ट्रीट करना, ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ का। अच्छा, क्रोनिक डिजीज होती है अगर सर, तो किस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? यदि क्रोनिक डिजीज होती है तो उसके आर्गन्स, किस आर्गन का क्रोनिक डिजीज है, यदि किस आर्गन का, और उसमें माइक्रो लेवल से लेके क्लिनिकल लेवल पे लेके इन्वेस्टिगेशन लेवल पे उस पर कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, तो वो तो डिफरेंट फेज होते होंगे ना? यस, मल्टीपल फेज होते हैं। क्रोनिक प्रोसेस होती है, एक डिजीज की पूरी प्रोसेसिंग होती है। वो डिजीज एटियोलॉजी से क्रोनिक लेवल पर जाने के बाद मल्टीपल फेजेस में गुजरता है, और मल्टीपल फेजेस से गुजरते हुए क्रोनिक लेवल पर जाता है, मल्टीपल फेजेस पे जाता है, मल्टीपल फेजेस होते हैं। और माइक्रो लेवल पे अलग फेज होता है, मैक्रो लेवल पर अलग फेजेस होता है, डीएनए लेवल पर अलग, सेलुलर लेवल पर अलग, टिश्यू लेवल पर अलग, मतलब हर लेवल पे एक फेजेस होते हैं। उसकी पैथोलॉजी होती है, उसकी पैथोजेनेसिस होती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो पूरा प्रोसेस चलता रहता है। और प्रोसेस चलने को उसी में डायग्नोज करना होता है, किसी स्टेज में लॉन्च किया है कि नहीं, क्रोनिक फेज में लॉन्च हुआ है कि नहीं, एक्यूट फेज में अटैक हुआ है कि नहीं। और ये सारी प्रॉपर तरीके से यदि हम काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि डायग्नोसिस परफेक्ट होती है और ट्रीटमेंट प्लान परफेक्ट होता है, और मरीज को काफ़ी रिलीफ मिलता है और काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। अच्छा, अभी आज के टाइम की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्रोनिक डिजीज को लेकर के लोग उतनी अवेयर नज़र नहीं आ रहे हैं। तमाम तरह की दवाएं चलती रहती हैं, लंबे अंतराल से दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डायग्नोस में क्या इश्यूज होते हैं कि लोग क्रोनिक डिजीज को मैग्नीफाई नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते, क्यों? मैडम क्या है ना, हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम बहुत पुअर है, और सबसे बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत पुअर है। और अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से ये सारी पॉइंट्स पे क्लियर डायग्नोस अप्रोच करना, समझना, उसको एनालिसिस करना, उसको बॉडी, मैडम एक बॉडी एक वेरी डायनेमिक काइनेटिक एनर्जी सिस्टम है, वेरी काइनेटिक डायनेमिक एनर्जी सिस्टम है। और इसके हर पहलू को इंसानों को पॉजिटिव साइंस व्यू से लेना, यदि इस एक माइंडसेट के अंदर तैयार हो जाए, इंसान अपने माइंडसेट के अंदर तैयार कर ले कि मुझे हेल्दी रहना है, और एक माइंडसेट से साइंस व्यू से टेक्नोलॉजी के ग्राउंड पे बात करके सोचे, तो मुझे लगता है क्रोनिक डिजीज में लॉन्च होना मुश्किल, प्रिवेंशन किया जा सकता है क्रोनिक डिजीज में लॉन्च होने का।
जी। अच्छा, अगर लंबे अंतराल से किसी को है क्रोनिक डिजीज़ और अब ओल्ड एज में लोग पहुंच चुके हैं, तो कैसे उनका ट्रीटमेंट किया जाए कि वो अपनी रियल लाइफ को एंजॉय कर पाएँ? क्योंकि सम टाइम होता है कि लोग एंग्ज़ायटी पेशेंट हो जाते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट हो जाते हैं, एक ही बीमारी से जूझते-जूझते। मैडम ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपने ये कहा कि क्रोनिक डिजीज़ पे मेंटल साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल। आदमी स्ट्रेसफुल डिसऑर्डर्स में लॉन्च कर जाता है। सबसे बड़े लॉन्ग टर्म स्टडी डिजीज़ जब भी होती है, कोई भी डिजीज़ हो, तो उसमें स्ट्रेसफुल कंडीशन, डिप्रेशन हो, एंजाइटी न्यूरोसिस हो, स्ट्रेस डिसऑर्डर हो या साइकोलॉजिकल कंपोनेंट हो या पर्सनालिटी डिफेक्ट आ जाता है, बिहेवियर डिफेक्ट होता है, एल्टीट्यूड डिफेक्ट होता है, मतलब हर लेवल पे, माइंडसेट के हर लेवल पर डिफेक्ट आ जाता है, ये कंपोनेंट डेवलप हो जाता है। ये ब्रेन के साथ बहुत, ये लॉन्ग क्रोनिक डिजीज सबसे बड़े। और क्रोनिक डिजीज यदि किसी बूढ़े इंसान को है तो इस रिस्क फैक्टर से एज डिले की प्रोसेस, एज फास्ट हो जाए, डिले नहीं, एज फास्ट हो जाता है, एजिंग फास्ट, एजिंग प्रोसेस वेरी फास्ट हो जाता है। इसलिए क्रोनिक डिजीजे रिस्क फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स को यदि हम कंट्रोल करते हैं और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और प्लस साथ में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और या साथ में हम लोग एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट्स, प्रॉपर लोडिंग और प्रॉपर डाइट प्लान और एनवायरमेंटल कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं और क्रोनिक डिजीज, स्पेशली क्रोनिक डिजीजेस को प्रिवेंशन के तरफ ले जाते हैं, तो एज डिले में हम बहुत अच्छा काम करते हैं। प्रोसेस, एज को कंट्रोल किया जा सकता है, एज को स्लो किया जा सकता है, एज के प्रोसेस को अच्छा से हैंडल किया जा सकता है, लाइफ को हैप्पीनेस के साथ प्रॉपर हैंडलिंग किया जा सकता है। जी। अच्छा, हमने सारी चीज़ें बात कर ली। आपने बता दिया कि क्या कुछ मेजर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि कैसे कैसे इस बीमारी से बचें, कैसे मैनेज करें खुद को इस बीमारी से लड़ने के लिए, क्योंकि डायग्नोस में कहीं इशू आ जाता है तो भी इंसान को पता नहीं चलता है। लोग साधारण बीमारी की तरह उसका इलाज कराते रहते हैं। देखिए मैडम, एक तो डायग्नोसिस वाली बातें अलग हो गई, जी। डायग्नोसिस का काम तो अलग हो गया। आप यदि क्रोनिक डिजीज़ है और क्रोनिक डिजीज़ के में आप लॉन्च कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम को प्रॉपर तरीके से यदि सोसाइटी के फैक्टर्स को भी कंट्रोल किया जाए, सोसाइटी क्रिएटेड फैक्टर्स को भी कंट्रोल किया जाए, तो काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। डाइट प्लान बहुत, ईटिंग पैटर्न आज एक नए कॉन्सेप्ट है। ईटिंग पैटर्न ऑफ ईटिंग, ये पैटर्न ऑफ ईटिंग एंड कंपोजिशन ऑफ ईटिंग, ईटिंग पैटर्न, ईटिंग कंपोजिशन और डाइट प्लान यदि प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन किया जाए, यदि क्रोनिक डिजीजेस के प्लान के अनुसार से, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको रिकवरी मिलेगी, बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तीसरा, फिजिकल एक्सरसाइज, यदि प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज, प्रॉपर तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज बहुत है। मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, मेंटली रिलैक्सेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स को काफ़ी कंट्रोल करने की प्रॉब्लम के तो लगातार लॉन्ग टर्म के क्रोनिक प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक क्योर किया जाए। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यदि इन्वायरमेंटल कंडीशंस को प्रॉपर कंट्रोल किया जाए, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो रिस्क फैक्टर्स के रूप में प्रेसिपिटेट करते हैं क्रोनिक फैक्टर्स को, क्रोनिक डिजीज़ को, उसको कंट्रोल किया जाए, तो काफ़ी हद तक हम क्रोनिक प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। क्रोनिक प्रॉब्लम को दूर करने के मल्टीपल फैक्टर्स पे हमको जाके काम करना पड़ेगा, और यदि हम इन सारे, एक इंसान इन सारे पॉइंट्स पे काम करता है, तो मुझे लगता है अपने क्रोनिक डिजीज पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। जी, क्रोनिक डिजीज़ पे आपने काफ़ी कुछ आज जानकारी साझा की। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है। लोग कहते हैं कि कई बार कि क्रोनिक डिजीज़ जो होता है वो सिर्फ एक एज होने के बाद होता है। क्या वाकई सिर्फ सीनियर सिटीजन्स में ही क्रोनिक डिजीज़ होती है? नहीं, सीनियर सिटीजन, ओल्ड एज में क्रोनिक डिजीज़ यदि प्रॉपर किसी आर्गन और किसी चीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्रोनिक डिजीज़ नहीं है। क्रोनिक डिजीज़ किसी भी एज में हो सकती है। क्रोनिक डिजीज़ साइलेंट रहती है, बहुत अधिकांशतः क्रोनिक डिजीज़ साइलेंट, इनिशियल कंडीशन में साइलेंट होती है, तो इसलिए क्रोनिक डिजीज़ किसी भी फेज में हो सकती है। लेकिन ओल्ड एज में प्रेसिपिटेट ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, आर्गन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने के चांसेस, क्रोनिक डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्रोनिक डिजीज़ ओल्ड एज में ही होता है, लेकिन क्रोनिक डिजीज़ किसी भी एज में हो सकता है। जी,
हम चाहेंगे डॉक्टर कि आप आज के इस चर्चा के दौरान, इस बातचीत के दौरान कुछ खास मैसेज दें लोगों को, हमारे दर्शकों को, कि वो ऐसी बीमारियों को पहचानें और अपनी बीमारियों को छुपाएं नहीं, बल्कि डॉक्टर के पास जल्द से जल्द कंसल्ट करें। मेरे मेरे अनुसार सबको एक साइंस व्यू से अपनी आइडियोलॉजी को सोचना चाहिए जी। और इंटीग्रेटेड प्लानिंग के रूप में सोचना चाहिए। इंटीग्रेटेड प्लानिंग बहुत अच्छा शब्द, इंटीग्रेटेड प्लानिंग के रूप में सोचना चाहिए और इंटीग्रेटेड सिस्टम और टेक्नोलॉजी के ग्राउंड पर सोचे और खाने से लेके और लाइफ स्टाइल से लेके इन्वायरमेंटल कंडीशन पे से लेके हर जगह पे यदि इस पॉइंट व्यू पर काम करता है तो मुझे लगता है कि क्रोनिक डिजीज़ में काफ़ी हद तक प्रिवेंशन किया जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमारे हेल्थ वॉच के इस खास कार्यक्रम के खास एपिसोड में आपने आज एक ऐसी बीमारी के बारे में हमारे दर्शकों को बताई जो वाकई कहीं ना कहीं अभी लोगों से दूरी बनाए हुए है। हालांकि अब उम्मीद करेंगे कि अगर कोई भी किसी बीमारी से लंबे वक्त तक से परेशान है तो वो ज़रूर उस बीमारी को डायग्नोस कराएगा और चेक करेगा कि उसकी बीमारी साधारण है या कहीं क्रोनिक डिजीज तो नहीं है। डरिए मत, डॉक्टर डीपी सिंह आपके साथ हमेशा हैं। वो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में बैठते हैं और इलाज देते हैं और खास करके क्रोनिक डिजीज जैसी बीमारी को जल्द से जल्द डायग्नोस करते हैं और राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर में हर शनिवार को ये उपलब्ध रहते हैं और जनता की सेवा करते हैं। फिलहाल हेल्थ वॉच के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे तमाम अलग अलग मुद्दे पर एपिसोड देखने के लिए बने रहिए इंडिया वॉच के साथ।